नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आधुनिक भारत के साथ प्रारंभ कर रहे हैं अपनी सीरीज। और आधुनिक भारत को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिक भारत हम सामान्यतः कहाँ से पढ़ते हैं? यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, जहाँ से यूरोपीय कंपनियाँ भारत में प्रवेश करती हैं। लेकिन हमें जानना होगा कि आधुनिक भारत की शुरुआत का केवल एकमात्र वही क्रम नहीं है, उसके आगे के भी क्रम हैं। तो आइए उन आगे के क्रम को हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, शेयर कर दें और डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियोस की लिंक पड़ी है, उसे भी आप देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत, और इसे हम मुख्य परीक्षा प्री कम मेंस के फॉर्मेट में लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं प्री कम मेंस फॉर्मेट में। कारण क्या है कि मैं समझा देता हूं लेकिन आप लिख नहीं पाते हैं। इस कारण से मैंने ये सीरीज शुरू की है, जहां पे आपको लिखाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा, ताकि आपकी एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए और ये किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। यदि आप स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये जान लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत की शुरुआत कहां से होती है? आधुनिक भारत की शुरुआत होती है दो प्रकार से। एक तो हम देखते हैं विदेशी सत्ता के आगमन से। ये चीजें मैं लिखवाऊंगा, अभी समझा रहा हूं, केवल समझ लीजिए। आगमन से। और दूसरा होता है मुगल सत्ता के पतन से। इसी क्रम में आप देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आता है। और वहीं से हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की शुरुआत मान ली जाती है। और एक क्रम यह होता है कि जब औरंगजेब का जब पतन होता है, उसके बाद आधुनिक भारत शुरू होता है। तो दोनों ही क्रम सही है, क्योंकि यहीं से विदेशी कंपनियों का प्रभुत्व मुगल सत्ता पर भी हावी हो जाएगा और ये अपना क्षेत्र विस्तार तो इधर कर ही रहे हैं। तो देखेंगे आधुनिक भारत की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। और मुगल सत्ता की जो प्रारंभिक अवस्थिति देखेंगे आप कि मुगल सत्ता की स्थापना किसने की थी? तो मुगल सत्ता की स्थापना की थी जहीरुद्दीन बाबर ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत वैसे हरियाणा में पड़ता है। और यहाँ पे पानीपत के पहले युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी होते हैं आमने सामने। और ये पहला अवसर था जब बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था और तुलगमा पद्धति के द्वारा इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। अब जैसे ही वो इब्राहिम लोदी को परास्त कर देते हैं, वैसे ही दिल्ली की सत्ता उनके कंट्रोल में आ जाती है और वहीं से नींव पड़ती है मुगल सत्ता की भारत में। और उसके बाद इनका बेहतरीन प्रशासन चलता है, बहुत दक्ष प्रशासन रहता है। आप बाबर से लेके औरंगजेब तक देखेंगे तो इनकी सत्ता में अमूमन गड़बड़ियां बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छा प्रशासन चला इनका। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की सत्ता समाप्त होगी, उसके बाद इसके अयोग्य उत्तराधिकारी आएंगे और मुगल सल्तनत का जो क्षेत्र विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में था, धीरे धीरे वो संकुचित होकर बहुत कम यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में रह जाता है। आप देखें कि आधुनिक भारत शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि मुगल सत्ता का पतन हुआ तो हुआ कैसे। तो टॉपिक डालिए मुगल सत्ता का पतन, इसके बारे में लिख लीजिए। मुगल सत्ता के पतन के कारण नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा के हिसाब से आपकी नोट्स भी तैयार होनी चाहिए। और एक बार डिटेल पढ़ लीजिए बढ़िया। तो इसमें लिखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में। जो आपकी स्पीड हो उस हिसाब से लिख लीजिए। मुगल सत्ता की स्थापना 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। उसके बाद भी
उसके बाद भी साम्राज्य विस्तार होता रहा और साम्राज्य विस्तार होता रहा और औरंगजेब के शासनकाल तक व्यवस्थाएं औरंगजेब के शासनकाल तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ थी, यानी मजबूत थी। सुदृढ़ लिख लेंगे, सुदृढ़। तो देखिए, जब बाबर यहाँ पे आते हैं तो बाबर बहुत अच्छी सत्ता संभालते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाबर वैसे भी कई युद्धों में पारंगत थे। और जो पानीपत का ये पहला युद्ध जीतते हैं तो मात्र इनके पास 10,000 की सेना रहती है और इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना को ये परास्त कर देते हैं। तो सैन्य क्षमता भी रहती है, प्रशासनिक प्रबंधन भी रहता है। और उसके बाद इनका जो क्षेत्र विस्तार है बहुत बड़े क्षेत्र में रहता है, क्योंकि बाबर उज्बेकिस्तान से आए थे और उज्बेकिस्तान में भी इनका साम्राज्य रहता है। उसके बाद ये दिल्ली के क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाएंगे और दिल्ली के क्षेत्र में शासन करेंगे। उसके बाद इनके जो भी उत्तराधिकारी आएंगे, जिनमें आप सबसे ज्यादा नाम पढ़ते हैं अकबर और औरंगजेब का, क्योंकि इनकी प्रशासनिक दक्षता ज्यादा थी। तो इनके समय तक, औरंगजेब के समय तक यानी 1707 तक बेहतरीन व्यवस्था चलती है। लेकिन जैसे ही 1707 का समय जाता है, इनके अयोग्य उत्तराधिकारी आते हैं जो गृह युद्ध की स्थिति निर्मित कर देते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। इस कारण से धीरे धीरे क्या होगा, मुगल सल्तनत का जो परचम वर्षों से लहरा रहा था, सदियों से, उसके बाद धीरे धीरे पतन होने लगेगा। उसके बाद जैसे ही ये नीचे होने लगेंगे, इनकी शक्ति नीचे होने लगेगी, तो छोटे छोटे और दल उभर कर सामने आ जाएंगे, जिनमें आप देखेंगे मराठा सामने आ जाते हैं, बुंदेला सामने आ जाते हैं, जाट सामने आते हैं और राजपूत सामने आ जाते हैं। तो ये सब देखेंगे कि इन वर्गों का प्रभुत्व और बढ़ जाता है और ये भी मुगल सत्ता को चुनौती देने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ईरान का लुटेरा नादिर शाह दिल्ली पर अटैक करता है और वहां पे मुगलों की पराजय हो जाती है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब मुगल सत्ता को हराना बहुत आसान हो गया है। इसके कारण ये जो छोटी छोटी अन्य क्षेत्रीय शक्तियां रहेंगी, अब ये उभर के सामने आएंगी और ये समय समय पर अब मुगल सल्तनत को ललकारेंगी। और जो मुगल सत्ता के विरुद्ध अब विदेशी कंपनियों का जो षड्यंत्र है, तो उसमें देखेंगे कि बहुत से इनके जो सामंत हैं, बहुत से जो सूबेदार हैं, अब उनके भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। पहले जितने सामंत और सूबेदार रहते थे तो वो सत्ता प्राप्ति नहीं करना चाहते थे, ये सत्ता प्राप्ति नहीं करते थे, केवल शहजादों को सत्ता दिलाते थे। लेकिन अब इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं कमजोर स्थिति देखकर। अब ये भी साम्राज्य विस्तार के लिए ललायत हो उठते हैं। अब इसके लिए विदेशी कंपनियों का सहारा लेंगे, विदेशी कंपनियों को सहयोग देंगे और मुगल सत्ता के पतन में सहयोग निभाएंगे। इनके अंडर में बहुत से लोग रहते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं पतन के कारण। समझ में आया? लिखे पतन के कारण। पतन के कारण, पतन के कारण में सबसे पहला कारण लिखे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के अंतर्गत पहला हेडिंग होगा आपका अयोग्य उत्तराधिकारी। लिखिए अयोग्य उत्तराधिकारी में मुगल शासन व्यवस्था केंद्रीकृत होने के कारण केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड थी, मतलब पूरी जितनी शक्ति थी वो केवल राजा में होती। तो यदि राजा अयोग्य हो गया तो उसके बाद पूरी जो है जितनी भी शासन व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। उदाहरण के लिए यदि हमारा प्रधानमंत्री ही अयोग्य हो जाए तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इनकी जो पावर थी केवल राजा में थी, है ना। राजा से बड़ा कोई भी पद नहीं था और राजा किसी की सलाह मानने के लिए बाध्य भी नहीं था। तो सेंट्रलाइज थी यानी केंद्रीकृत थी, ये आपने लिखा। केंद्रीकृत होने के कारण सम्राटों के व्यक्तित्व पर अधिक निर्भर थी। केंद्रीकृत होने के कारण सम्राटों के
व्यक्तित्व पर अधिक निर्भर थी। अधिक निर्भर थी। इस प्रकार कमजोर सम्राटों का प्रभाव प्रशासन के हर क्षेत्र में परिलक्षित हुआ। जिससे वो आंतरिक और बाह्य दोनों चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ रहे। आप सभी लोग नोट डाउन अच्छे से करें, है ना। अब देखिए क्या है, कमजोर शासन तंत्र था। यदि राजा कमजोर हुआ, राजा भोग विलास और अपने ही जीवन पे ध्यान देता था, तो ना तो वो प्रजा के ऊपर ध्यान दे पाता था, और जो भी राजस्व संग्रहण था, यानी जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, टैक्स आता था, तो उस पर भी भ्रष्टाचार हो गया था। क्योंकि देखिए, जब राजा ही कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा, ये तो राजा का ही काम है। लेकिन राजा अपने ही हित में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि देखते ही नहीं है कि हमारा कौन सा क्षेत्र लूट रहा है, हमारे प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसी के कारण धीरे धीरे औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के शासनकाल तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ थी। हालांकि औरंगजेब जितना युग था नहीं, ये कट्टर शासक था, तो इसका जितना भी क्षेत्र था उसको इसने सुरक्षित रखा। और इसने 27 साल तक आप देखेंगे दक्षिण यानी दक्कन के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला रीजन पड़ता है, महाराष्ट्र कर्नाटक में देखेंगे तो वहाँ 27 वर्ष तक युद्ध किया इसने, और उसके बाद भी इसे कुछ हासिल नहीं हुआ, पूरा राजकोष रिक्त हो जाता है। और यही एक सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप सेना को कैसे संगठित करोगे, आगे साम्राज्य विस्तार कैसे होगा आपका, और यही पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो अगला लिखिए, साम्राज्य का बृहद आकार। बृहद तो समझते हैं ना, बृहद मतलब बड़ा, बहुत बड़ा क्षेत्र। औरंगजेब ने कई क्षेत्र विजिट कर लिए थे दक्षिण क्षेत्र में, बिहार, बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, ये सब इनके अंडर में थे ही। उसके बाद ये देखेंगे महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और कर्नाटका के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्रों को ये विजिट करता है। तो लिखिए, साम्राज्य का बृहद आकार 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन के प्रांतों जिसमें आप देखेंगे बीजापुर और गोलकुंडा, दक्कन के प्रांतों बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर वर्तमान कर्नाटका में है और गोलकुंडा जो है इस समय तेलंगाना में है, पहले हैदराबाद में आता था। इनके किले थे, मुख्यतः एक किलों को जीतता है। और इसके बाद देखिए, इसके पश्चात वह कर्नाटक को भी जीतने की इच्छा रखने लगता है।
देखिए क्षेत्र तो इसने जीत लिए, लेकिन प्रशासन तंत्र कमजोर होने के कारण धीरे धीरे अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। तो लिखिए जो विजयी क्षेत्र हैं, तो विजयी क्षेत्रों में विजयी क्षेत्रों में बिना किसी ठोस प्रशासन के, बिना किसी ठोस प्रशासन की व्यवस्था किए निरंतर, बिना किसी ठोस प्रशासन की व्यवस्था किए निरंतर युद्ध में उलझे रहने के कारण साम्राज्य अंदर से कमजोर होता गया। निरंतर युद्ध में उलझे होने के कारण साम्राज्य अंदर से कमजोर होता गया। और साम्राज्य कमजोर होने से, साम्राज्य कमजोर होने से क्षेत्रीय शक्तियां, अब देखिए यहाँ पे नए नए दल का उद्भव होगा जिसमें हम मराठा वगैरह देखेंगे। तो लिखिए क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठा आदि के उदय के साथ साथ, जैसे मराठा आदि के उदय के साथ साथ लैंग्वेज समझ में आ रही है? एकदम जी, इसको आप आंसर राइटिंग में लिख भी लेंगे। ठीक, कहाँ तक लिखा आपने? उदय के साथ साथ, उदय के साथ साथ दरबारी मुगल आमीरों को, आमीर समझते हैं? आमीर सामंत जिनके पास पैसा होता था, सेना होती थी और ये शासक के अंतर्गत शासन भी किया करते थे। जैसे सूबेदार, सामंत, आमीर ये सब एक ही वर्ग में आते थे, शासक के विश्वास पात्र रहते थे और इन्हें क्षेत्र मिले होते थे, विभाग मिले हुए थे और ये विभागों का प्रशासन देखते थे, ये है ना। इन्हें कभी कभी एक क्षेत्र दे दिया जाता था। जैसे सूबेदार, आज का आप राज्यपाल मान लीजिए, तो जैसे राज्यपाल तो पहले आमीर चलते थे मुगल प्रशासन में, पर आज का जो राज्यपाल है, तो राज्यपाल क्या है? राष्ट्रपति के अंडर में माना जाता है ना। अपने क्षेत्र में स्वायत्त है, लेकिन वो आप देखे होंगे कुछ भी रिपोर्ट कार्ड देना है तो राष्ट्रपति को देता है जहाँ तक। तो उसी कारण राजा के अंडर में बहुत से लोग काम करते थे जिन्हें क्षेत्र दे दिया जाता था। अब इतने क्षेत्र औरंगजेब जो जीत के आता था तो वहाँ कोई ना कोई तो चाहिए कि वहाँ की सत्ता संभाले। अब औरंगजेब तो हर जगह शासन कर नहीं सकता, तो अपने जो प्रतिनिधि होंगे, जैसे आमीर होंगे, सामंत होंगे, इनको दे देगा कि ये तुम गोलकुंडा वाला क्षेत्र संभालो, यहाँ से हमको टैक्स भेजते रहना और जो भी सुविधाएं हैं हमको देते रहना और जो भी चाहिए सैन्य सुविधा हम तुम्हें देते रहेंगे। तो जो अब इनके दरबारी आमीर रहते हैं, इनके दरबार में जो आमीर रहते हैं, दरबारी आमीरों को षड्यंत्र करने का अवसर मिल गया। अब इनके अंदर भी भावनाएं आने लगी कि अब हम भी राजा बन सकते हैं। अभी तक जो ये सिर्फ महत्वपूर्ण पद प्राप्त करना चाहते थे, अब इनके अंदर ये भावनाएं आ गई कि हमको भी राजा बनना चाहिए। स्वाभाविक है, कमजोर व्यवस्था देख के सभी हावी हो जाते हैं। और इसके साथ ही साम्राज्य की भौगोलिक व्यवस्था उसको निकाल दीजिए तो राइटिंग तेज हो जाएगी। ये हल्के पेंसिल दीजिए। भौगोलिक विविधता एवं उत्तम संचार व्यवस्था की कमी। अब उस समय संचार व्यवस्था के साधन थोड़ी थे, गुप्तचर ही भेजे जाते थे। उत्तम संचार व्यवस्था की कमी ने भी इनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। लिखिए अगला टॉपिक इसमें मुगल अभिजात वर्ग का पतन है। इसी में
राजनीतिक कारण ही अगली हेडिंग होगी। तीसरी हेडिंग आपने पहला औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी देखे, और दूसरा आपने देखा साम्राज्य का बड़ा आकार, और तीसरा लिखिए, इसी में तीसरा होगा मुगल अभिजात वर्ग का पतन। अभिजात लिख लेंगे, है ना। अभिजात वर्ग मतलब श्रेष्ठ, जो हर प्रकार से दक्ष हो। जैसे बाबर जब आया तो बाबर में वो योग्यता थी, वो श्रेष्ठता थी, उनके अंदर वो चरित्र था कि प्रशासन व्यवस्था अच्छे से चला सके। लेकिन जैसे ही देखेंगे कि बाबर के बाद, औरंगजेब के बाद, 1707 के बाद जितने भी शासक आएंगे, या तो उनका चरित्र का पतन हो जाएगा, भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे, है ना, भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे, सैनिकों पर ध्यान नहीं देंगे, सैन्य प्रशिक्षण नहीं देंगे, है ना, पूरा पैसा अनावश्यक चीजों में बर्बाद करने लगेंगे, राजकोष रिक्त करने लगेंगे। तो अभिजात वर्ग का आपने लिखा पतन। अभिजात मतलब कुशल वर्ग का पतन। लिखिए अभिजात वर्ग का पतन। अभिजात कैसे लिखा है आपने, एक बार दिखाइएगा। बिल्कुल ठीक। चलिए, जब मुगल भारत में आए, तो उनके पास एक साहसिक चरित्र था। उनके अंदर खुद भी इतनी क्षमता थी, है ना, तभी तो 10-10 हजार की सेना में 1-1 लाख को संभाल लेते थे। परंतु अत्यधिक धन, विलास और अवकाश छुट्टी, है ना, ज्यादातर समय इधर उधर रहते थे, शिकार खेलने में चले गए। अवकाश ने उनके चरित्र को कमजोर कर अब ये जो आप मैटर लिख रहे हैं मुख्य परीक्षा में डायनेमिक आंसर इससे तैयार होगा, क्योंकि जितना भी है स्टैंडर्ड प्रेफरेंस लिखाया जा रहा है ना, सामान्य उत्तर नहीं है, ये टेक्निकल उत्तर है। कहाँ तक लिखा आपने, चरित्र को कमजोर कर उन्हें अयोग्य और उत्तरदायित्व विहीन कर दिया, कोई जिम्मेदारी रह नहीं गई। उनके पतन का प्रमुख कारण अभिजात वर्ग का एक बंद निगम के रूप में काम करना है। मतलब जो परंपरा चली आ रही थी उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। और ये अभिजात वर्ग केवल आप देखेंगे कि मात्र उत्तराधिकारी हैं, इनमें वो कोई खासियत रह नहीं जाती। बंद निकाय का मतलब कि ये अयोग्य हो गए हैं। अब इनका किसी प्रकार से अभिजात वर्ग वाला लक्षण इनके अंदर रहा नहीं, किसी प्रकार की प्रशासनिक क्षमता भी नहीं रही, सैन्य सुदृढ़ीकरण की भी क्षमता नहीं रही, राजस्व संग्रहण की भी क्षमता नहीं रही। इस कारण से ये बंद निकाय के रूप में, मतलब इनके रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, उस निकाय के रूप में काम करने लगे। एक अन्य कारण इसी में लिखिएगा, एक अन्य कारण असाधारण जीवन शैली और विलासिता प्रदर्शन जैसी खराब आदतें थी। किंतु कुछ आमिरों ने जिसमें आप देखेंगे
मुर्शिद कुली खां, बंगाल में रहते हैं। मुर्शिद मुर्शिद कुली खां, निजाम उल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, निजाम उल मुल्क, सआदत खां, सआदत खां, जैसे योग्य आमिर भी थे, है ना। और इन्हीं के कारण मुगल सत्ता थोड़े लंबे समय तक टिकी रहती है, केवल आमिरों की योग्यता के कारण, है ना। इन्होंने अपने क्षेत्र का बेहतरीन ख्याल रखा, राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सेना को टाइट किया अपने क्षेत्र की। तो इन्होंने अपना काम बखूबी ईमानदारी से किया। इसी कारण देखते हैं आपकी 1707 से लेकर 1857 तक, 1800 लगभग 150 साल तक इन्हीं आमीरों के कारण मुगल सत्ता अपने अस्तित्व में रही है, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन प्रशासन किया है। राजा का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं था। तो ये लिख लिया आपने। अब लिखिए दरबारी गुटबंदी, अगली हेडिंग। हाँ, ये क्वेश्चन लिया आएगा, मुगल साम्राज्य के पतन का राजनीतिक कारण लिखिए। ये 100 वर्ड में अपना क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें आप इतना लिख लेंगे, ठीक है। इसलिए लिखाया जा रहा है दरबार में गुटबंदी। गुटबंदी औरंगजेब के अंतिम दिनों में दरबार में उमरा वर्ग प्रभावशाली गुटों में बट गए। उमरा वर्ग लिख लेंगे। उमरा वर्ग ये जो कुरान के हिसाब से जो धर्म गुरु होते हैं मुस्लिमों के, जो कुरान के हिसाब से शासन चलवाते हैं, उन्हें उमरा वर्ग बोलते हैं। जितने भी पढ़े लिखे शासक नहीं थे मुगल सल्तनत में, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों को मत है कि जैसे थोड़ा बहुत जिनके अंदर ज्ञान था उन्होंने उमरा वर्ग को कंट्रोल में रखा, लेकिन जितने थोड़ा पढ़े लिखे कम शासक थे उन्होंने उमरा वर्ग को सातवें आसमान में रखा। अब ये इस्लाम के हिसाब से कानून करवाते थे। इस्लाम क्या है ना, इस्लाम में शरीयत चलता है, तो शरीयत के हिसाब से इन्हें कानून सिखाते थे कि ऐसी ही प्रशासनिक व्यवस्था चलनी चाहिए, राजा का ये कर्तव्य है। तो ये सलाह देते थे और इनको बहुत महत्व दिया जाता था औरंगजेब के शासनकाल में। तो उमरा वर्ग यानी ये जो धर्म गुरु आप देखते हैं, काजी साहब, आका साहब, जो आजकल नहीं कहते हैं इस्लाम खतरे में है और जिहाद के नाम पे लोगों को ब्रेन वॉश करके लड़वा देते हैं, ये वास्तव में पहले उमरा वर्ग यही किया करते थे, आपस में लोगों को लड़ा दिया करते थे। और ये उमरा वर्ग एक गुट में नहीं होते थे, 4-4, 5-5 लोग होते थे। एक इनका आका रहता था, हेड रहता था, और उसके अंडर में 4-5 लोग रहते थे, तो इनके समुदाय रहते थे। तो औरंगजेब के समय में भी ऐसे कई समुदाय थे उमरा वर्ग, और जिसकी राय पसंद आती थी उसकी राय ये मानता था, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और उसकी जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था आप देखेंगे तो वो इस्लामिक कानून के हिसाब से चली। और इस्लामिक कानून कौन सा, जो इनके बाप दादा देकर गए थे, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सब का जो इस्लामिक ढांचा था उसको इसने अपनाया। और यही पतन का कारण भी बनता है, क्योंकि बाहर की इस्लामिक प्रवृत्तियां अलग थी, बाहर इस्लाम धर्म अलग से फॉलो होता था, और अपने यहाँ जो इस्लामिक प्रवृत्तियां थी वो थोड़ा अलग ढंग से फॉलो होती थी, जिसमें कई बार यहाँ का जो इस्लाम था उसमें हिंदुओं को थोड़ा महत्व दिया जाता था, धार्मिक सहिष्णुता नीति अपनाई जाती थी। लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, किसी भी प्रकार का हिंदुओं का इन्होंने आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, है ना।
तो आप देखेंगे कि केवल मुस्लिम धर्म को प्रतिष्ठा देने के कारण अंत में धार्मिक पतन का कारण भी ये बनेगा। तो ये उमरा वर्ग की ही देन है। तो लिख लीजिए, उमरा वर्ग लिखा आपने। प्रभावशाली गुटों में बट गए, प्रभावशाली गुटों में बट गए। अब ये क्या करते थे, ये तोड़ने का काम करते थे, आपस में चुगलखोरी करना, भड़काना, लड़ा देना, आपस में अमीरों को लड़वा देते थे, शासक के कान भरते थे। तो लिखिए, प्रत्येक गुट का यह प्रयास रहता था कि वह सम्राट के कान भरे, कि वह सम्राट के कान भरे लिखा आपने, और सम्राट को दूसरे गुट के विरुद्ध कर दे। अब लिखिए, उत्तराधिकार का त्रुटिपूर्ण नियम है ना, उत्तराधिकार का 5वां पॉइंट होगा इसमें। त्रुटिपूर्ण नियम कहने का मतलब ये कि जो इनके यहाँ उत्तराधिकार क्रम था वो अपने हिंदू की तरह नहीं था, जैसे बड़ा बेटा राजा बनता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसमें क्या होता था कि जो जीत जाए वही राजा बनना। जैसे 4 पुत्र होते थे इनके, तो आपस में ही गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाती थी और उन चारों में जो जीतता था वो राजा बन जाता था। तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं पतन का कारण है। आपसी षड्यंत्र रचे जाएंगे, भड़काए जाएंगे, एक के साथ 4 लोग होंगे, एक के साथ 3 लोग होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं पतन का कारण बनेगा। तो लिखिए, मुगलों में ज्येष्ठाधिकार लिख लेंगे, ज्येष्ठ अधिकार है ना, ज्येष्ठाधिकार का मतलब जो सबसे बड़ा होगा वही राजा बनेगा, सबसे बड़ा होगा। ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं था। अतः मुगल शहजादे सम्राट बनने के लिए समान रूप से अपने आप को योग्य समझते थे। सम्राट बनने के लिए समान रूप से अपने आप को योग्य समझते थे, योग्य हो या ना हो, लेकिन समझते थे कि हाँ हम सम्राट बन सकते हैं। मुगल शहजादे समान रूप से, और इसके लिए वो युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे। अब ये जो उमरा वर्ग थे ये किंग मेकर की भूमिका अदा करते थे। आपस में लड़ाना, किसको बैठाना है, किसको हटाना है, ये सब इन्हीं का काम रहता था उमरा वर्ग का। एक समय बाद उमरा वर्ग बहुत हावी हो जाता है। तो लिखिए, शक्तिशाली शासक निर्माता, शक्तिशाली शासक निर्माता लिखा आपने। उमरा वर्ग केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए शासकों को, निजी स्वार्थों के लिए शासकों को सिंहासन पर बैठाते और उतारते रहते थे। इसकी लास्ट हेडिंग है मराठों का उत्थान। उत्थान मतलब मराठों का उदय। यहाँ पे मराठे राइज हो जाएंगे, ठीक है, एक शक्ति के रूप में पनप जाएंगे
और अब इनके अंदर वो सब क्षमता होगी कि मुगल सत्ता को ये धूल चटा देंगे। ठीक है, यहाँ से तो लिखिए मराठों का उत्थान। मराठा जो पहले थे ये पेशवा के अधीन काम कर रहे थे, जैसे बाजीराव पेशवा वगैरह आपने सुना है, उन्हीं के अंडर में मंत्री का काम करते थे, सामंत की भूमिका अदा करते थे। और बाद में जब पेशवा समाप्त होते हैं उसके बाद मराठा अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो अब लिखिए मराठा का उत्थान में मुगल साम्राज्य के पतन का एक अन्य प्रमुख कारण था पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्थान। पेशवाओं के अधीन मराठाओं का उत्थान। ठीक है, मराठों का उत्थान। उत्तर भारत की राजनीति में मराठा वर्ग सबसे शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा। और अब यह शासक निर्माता की भूमिका भी अदा करने लगा। मराठाओं ने अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरों से अहमद शाह अब्दाली लिख लेंगे। अहमद शाह अब्दाली जैसे लुटेरे की जगह आप लिख लीजिए आक्रांता, है ना, आक्रमणकारी थे, खतरनाक किस्म के। आक्रांता क्रूर थे ये। आक्रांता से भारत को बचाने का प्रयास इन्होंने किया। हालांकि मराठे भारत में स्थायी सत्ता का निर्माण नहीं कर पाए। फिर भी मुगल साम्राज्य के विघटन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? अब क्वेश्चन लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहला लेक्चर है ना। कितने पेज? 2-2.5 पेज तो हो ही गया होगा। 3.5 पेज। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। मुगल सत्ता के विनाश की आधारशिला स्वयं औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने निर्मित की।
इस कथन की पुष्टि कीजिए। वैसे 300 शब्द में लिखना है ये, लेकिन फिर भी आप 200 शब्द में लिखिए। 200 शब्द लिख लीजिए। 200 शब्द आपको 2 पेज में इसको डिफाइन करना है। इंट्रोडक्शन रहेगा, फ्लो चार्ट रहेगा, बीच में कंटेंट रहेगा, पूरा हेडिंग्स रहेंगी, और उसके बाद कंक्लूजन रहेगा। तो आपका मेंस, हाँ फॉर्मेट में देखिए, 1 सेकंड में बता देता हूँ, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग को भी साथ में ही हैंडल करना है। आपका मान लीजिए पेज, ये आपका शुरू के 4 से 5 लाइन आपका इंट्रो रहेगा, जिसमें आप इंट्रो में देंगे कि कहाँ से मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी और कैसे विनाश हुआ, जैसे शुरू में हमने लिखा। अब बीच में मुगल सत्ता का पतन, तो पतन रहेगा। फ्लो चार्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने ये किया है। इसमें जो भी 5-6 कारण हैं आपके समझ में, ठीक है, जो भी 5-6 कारण अभी हमने बताए हैं उसको इसमें डालेंगे, और एक एक कारण को, एक कारण आपने उठाया उसके बारे में 2 से 3 लाइन, ठीक है, और आखिरी में 4 लाइन के आसपास का, ठीक है, 4 लाइन का आप कंक्लूजन दे देंगे। कंक्लूजन में बता देंगे कि किस प्रकार इनका विनाश हुआ, उसका थोड़ा टेक्निकल टर्म दे देंगे, है ना, ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर लेंगे। बीच में कंटेंट डाल देंगे, जितना हमने समझाया, जितना आपने समझा वो कंटेंट डाल देंगे, और आखिरी में इसका निष्कर्ष निकाल देंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखेंगे कि विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व बढ़ गया, और अन्य मराठा भी देखेंगे, मराठा भी स्थायी सत्ता का विकास कर नहीं पाए थे। तो उसके बाद क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर विदेशी कंपनियों को भारत में राज करने के लिए खुला आमंत्रण मिल गया। तो ये निष्कर्ष में डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद ऐसी कोई शक्ति का निर्माण नहीं हुआ, ऐसी कोई सत्ता नहीं आई कि जो भारत को बांध के रख सके। मराठा थे महाराष्ट्र क्षेत्र में ही सीमित थे, उसके अलावा कहीं वो आगे विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन ये उत्तर भारत समेत दक्षिण भारत में भी इन्होंने शासन किया। आपको बताया मैंने कि इसने 27 वर्ष तक युद्ध लड़ा है दक्कन के क्षेत्र में, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में 27 वर्ष तक युद्ध किया। हालांकि इसे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, वहाँ से घाटा ही हुआ, लेकिन फिर भी इससे ये पता चलता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी औरंगजेब की सत्ता का आप विस्तार देख सकते हैं। लेकिन ये जो मराठा आएंगे तो मराठा बहुत ज़्यादा हो नहीं पाएंगे, और उसके बाद एक गलती हो जाएगी इनसे, जो अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली आएगा और मराठाओं को निपटा देगा, पूरी मराठा सल्तनत को खत्म करके चला जाता है, और उसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और अन्य यूरोपीय कंपनी इसका लाभ उठाते हैं और भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक, अन्य व्यवस्थाएं कायम करने लगते हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आप इसमें डाल देंगे। शब्दों को फैलाना नहीं है, लिमिटेड लिखना है, जितना आंसर राइटिंग में आता है। कल मैं ये आंसर आपका चेक करूंगा, और कल इसके आगे क्लास होगी जिसमें हम सैन्य कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे, सामाजिक और धार्मिक कारण। तो इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहला दिन है आपका इस कांड से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और सेशन यदि आपको पसंद आ रहा हो, आंसर राइटिंग भी आप कर ही रहे हैं मेरे ख्याल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ